अध्याय 91। क्या यह डेजा वू है? दूसरे दौर में पहला स्थान हासिल करने पर बधाई प्रिंस डेविस। शर्ली ने अपने हाथों को पकड़ लिया और कहा, उसका स्वर बोल्ड था, बिल्कुल नरम नहीं था। यह झंझरी नहीं लग रहा था, लेकिन जो इसे सुन रहा था उसके लिए आकर्षक लग रहा था। धन्यवाद राजकुमारी शर्ली। मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि आप पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंच जाएंगे, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर। डेविस ने जवाब दिया, उसके आकर्षण से बिल्कुल भी परेशान नहीं। इसके दो कारण थे। एक एवलिन था, जो खुद एक विक्सन था। दूसरा, उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति था जिसे वह मारने के लिए खुजली कर रहा था। शर्ली ने जवाब दिया, हालांकि ऐसा लगता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मेरी मुट्ठी के करीब है, लेकिन मुझे उस चरण तक पहुंचने में कुछ साल लगेंगे। वह जानती थी कि इस छोटे राक्षस एक विसंगति के साथ खुद की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से केवल उसके आत्मविश्वास पर अंकुश लगेगा। शरीर परिवर्तन चरण सार एकत्रीकरण साधना प्रणाली में चौथा चरण है। भले ही इसका नाम यह दर्शाता है कि यह बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन सिस्टम से था, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कोई मजाक नहीं है, क्योंकि किसी को अपने डेंटियन को शांत करने के लिए पिछले स्तर में संचित ऊर्जा का उपयोग करना होगा। प्रत्येक स्तर में अपने घूमने वाले कोर को संपीड़ित करना होगा जब तक कि यह डेंटियन में 20 का आकार लेना शुरू न कर दे। ऐसा करने से अनिवार्य रूप से किसी के शरीर में परिवर्तन होगा, जहां मेरिडियन अधिक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम होंगे और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना और भी सुचारू होगा। इतना ही नहीं, लेकिन घूमने वाले कोर के संपीड़न से इसमें संग्रहित ऊर्जा की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कोई भी स्वर्ग से धुंधले नियमों को समझने में सक्षम होगा ताकि अगले चरण के लिए एक उपयुक्त बीज बनाया जा सके। घूमने वाले कोर को संपीड़ित करने की प्रक्रिया के दौरान ऐसा करने में पूरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, अन्यथा ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप खेती का विचलन हो सकता है या संभवतः घूमने वाले कोर का विस्फोट भी हो सकता है, जिससे निश्चित मृत्यु हो सकती है जब तक कि किसी ने सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन या बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में एक निश्चित डिग्री तक खेती नहीं की हो। अखाड़े के एक दूरस्थ क्षेत्र में एक आकृति कुछ लोगों के साथ वहां खड़ी थी, जो उस जगह पर सामने आए तमाशे को देख रही थी जहां सम्राट बैठे थे। एवलिन ने उस जगह को देखा, उसकी आंखों में एक लालसा और एक प्रशंसात्मक दृष्टि थी। उसी समय वह लाल वस्त्र पहने महिला से ईर्ष्या और हीन महसूस करती थी। यह सही है एवलिन, आपकी मंगेतर आपकी पहुंच से बाहर है और आपके पिता ने एक ऐसी शादी की व्यवस्था की जो उनके अधिकार से बाहर थी। यह भाग्य है कि आपको उस तक पहुंचने के लिए कुछ बाधाओं को पार करना होगा। यह देखकर कि एवलिन की आंखों में एक जटिल प्रकाश था, केंट ने समझाया, क्या मेरे विचारों का अनुमान लगाना इतना आसान है? एवलिन ने उसे देखा। केंट ने कुछ भी नहीं छिपाया, हाँ। अपने इरादों को प्रकट करने के बाद आपके विचारों का अनुमान लगाना आसान हो गया है। एवलिन मुस्कुराया, मुझे डर नहीं है, मैंने जो देखा है, मुझे पता है कि अगर मैं उससे शादी करने के लिए सहमत हूं तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? केंट ने उलझन में पूछा। एवलिन ने कहा, मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वह जल्द ही अपनी प्रतिभा के साथ आसमान को छू लेगा जबकि मैं पीछे छूट जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, मेरा भविष्य अंधकारमय है। केंट बस चुप रहा क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अचानक वह हंसे, क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि मैं एक बच्चे को अपने भविष्य के रूप में मान रहा हूँ? केंट हंसा नहीं, लेकिन गंभीरता से जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक बच्चा है। उसके बड़े होने में केवल कुछ ही समय बाकी है और उस समय तक उसका एहसान हासिल करना केवल कठिन होगा। याद रखें कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को उच्च निर्धारित करता है तो उसके आसपास की चीजें दूर हो जाएंगी, क्योंकि वह केवल वर्चस्व के अपने रास्ते पर ऊपर चढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। जब उसे एहसास होगा कि खेती में उसका कोई भविष्य नहीं है, तभी वह पूरी तरह से अपनी महिलाओं और उत्तराधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक आपके पिता, हमारे परिवार के मुखिया की तरह। एवलिन ने अब कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने उन्हें देखना जारी रखा। डेविस और शर्ली ने एक दूसरे को जानने के बाद कुछ खुशियों का आदान प्रदान किया और बातचीत की। मैंने सुना है कि एक और महिला है जिससे आप सगाई कर रहे हैं, प्रिंस डेविस। शर्ली ने अचानक विषय बदल दिया। ठीक है, यह सच है, हाँ हाँ। डेविस हंसा, थोड़ा अजीब। उन्हें नहीं लगता था कि बहुविवाह गलत था, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में कभी भी समाज का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने जो शो देखे और जो उपन्यास पढ़े, उनमें से सभी में नायक का पीछा करते हुए कई महिलाएं थी। यह सिर्फ इतना है कि उन्हें वन लाइफ वन लव की अवधारणा पसंद आई। यही कारण है कि जब उन्हें पता चला कि वह पहले से ही 2 महिलाओं से जुड़े हुए थे तो वह अनिश्चित थे। ठीक है, मुझे अपने राजकुमार के 1 या 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह सच में? वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने माना कि यह गर्वित राजकुमारी उससे उसके और एवलिन के बीच शादी को रद्द करने की मांग करेगी। इसके अलावा वह मुख्य पत्नी और की अवधारणा के बारे में कुछ नहीं बता सका। उसके लिए जब तक कोई उसकी महिलाएं थी तब तक वे सभी उसके बराबर थी। हाँ, यह सिर्फ इतना है कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी को उच्च स्थिति के साथ चुनते हैं, या यह जनता के लिए आपकी छवि को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करेगा। शर्ली ने जवाब दिया, उसका चेहरा उदासीन था। तुम्हारा क्या मतलब है? अब डेविस वास्तव में उलझन में था। शर्ली ने आह भरी क्योंकि उसने अपनी आंखें चौड़ी होने से पहले सोचा, क्या वह अभिनय कर रहा है या क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बहकाया गया हो? आखिरकार स्वामी अपने नौकरों के साथ मोहित होना इस दुनिया में एक आम बात थी। क्या आपको एहसास नहीं है कि आपको अपनी नौकरानी द्वारा बहकाया गया है? उसने हाथ उठाते हुए सवालिया निगाह से पूछा। मैं? डेविस ने खुद की ओर इशारा किया। मैं? जरा रुको, क्या यह डेजा वू है? उन्होंने उस समय को याद किया जब क्लारा ने एलिया का सामना किया था। वास्तव में कब? आपका आधार क्या है? वह उस दृश्य को याद करते हुए हंसने लगा, जबकि उसने एक सवाल पूछा। शर्ली ने शांति से जवाब दिया, कोई भी मालिक अपने नौकरों को एक शक्तिशाली दुश्मन से बचाने के लिए इतनी दूर नहीं जाएगा। शर्ली ने शांति से जवाब दिया, उसका स्वर अभी भी बोल्ड था। आप निश्चित रूप से अपने शब्दों में कमी नहीं करते हैं। डेविस को यह पसंद आया क्योंकि उसने सम्राट ट्राइटर को उसके सामने एक विरोधी कहा, बिना अपने शब्दों के। उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया गया था कि सम्राट ट्राइटर उनका दुश्मन था। तर्क मत बदलो, इसके अलावा हम उसे आगे क्यों नहीं लाते और उसे खुद के लिए बोलने क्यों नहीं देते? शर्ली मुस्कुराई, उसकी सुंदर मुस्कान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि यह उसके घूंघट के नीचे छिपी हुई थी। अध्याय 92, घिसा हुआ धैर्य। एलिया के शब्दों को सुनकर डेविस ने भौहें सिकोड़ी।
वह तय नहीं कर सका कि एलिया को यहाँ बुलाया जाए या नहीं, क्योंकि सकारात्मक रूप से सोचने पर यह उसके लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसे धमकाया जा सकता है। नीचे की सीटों से एक छोटी लड़की खड़ी हुई और ऊपर चली गई। ओह, डेविस ने अपना सिर घुमाया और दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित था। एलिया उस स्थान पर चली गई जहां सम्राट बैठे थे, बिना किसी के प्रोत्साहन के। उसने अपना सिर सीधा रखा क्योंकि वह बोल्ड कदमों से चलते हुए शर्ली को घूर रही थी। एक बार जब वह उस स्थान पर पहुंच गई, तो वह एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने से पहले उन शक्तिशाली सम्राटों के सामने एक पल कांप उठी। फिर उसने अपने हाथों को पकड़ा और सम्राटों का अभिवादन किया क्योंकि वह थोड़ा झुक गई। एलिया सभी सम्राटों का अभिवादन करती है। ओह, सम्राट ट्राइटर ने नाराजगी जताई, जबकि कई अन्य लोगों ने नाराजगी जताई। नैतिकता और पदानुक्रम के अनुसार एक सेवक को चारों ओर झुकना चाहिए। एलिया ने जो किया वह उन्हें थोड़ा सम्मान दिखा रहा था। यह भी कहा जा सकता था कि वह कोई सम्मान नहीं करती है। छोटी लड़की, क्या तुम अपनी सीमा को पार नहीं कर रही हो? सम्राट रूथ ने पूछा। एलिया ने बस एक शांत मुखौटे के साथ अपना सिर हिलाया। जब से उसने यहाँ आने का फैसला किया, उसने फैसला किया कि वह अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ देगी ताकि वह खुद को उसकी दोस्त होने के लायक साबित कर सके। ओह, सम्राट रूथ ने मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी रगड़ी। वह सोच रहा था कि इस लड़की को उनके सामने इस तरह से अनुचित होने का क्या विश्वास था। तुम एक नौकर, तुम्हारी उम्र की परवाह किए बिना राजकुमार को बहकाने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह का अपराध है और इससे किस तरह की सजा मिलती है? शर्ली को लगभग यकीन था कि इस छोटी लड़की ने डेविस को लुभाने के लिए अपने निर्दोष मुखौटे का इस्तेमाल किया। आखिरकार उसकी आंखों में उसने केवल इतना देखा कि यह छोटी लड़की सम्राटों के सामने भी खड़ी हो सकती है, जबकि अभी भी उनका अनादर कर रही है। यह सुनकर एलिया ने आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, यह हमेशा उस पर आता है। आज तक मैं अब प्रिंस डेविस का नौकर नहीं हूँ, एलिया ने गंभीरता से कहा। प्रत्येक शब्द डेविस के कानों में गूंज रहा था क्योंकि वह मुस्कुरा रहा था। लोगन हैरान था। यह कब हुआ? सम्राट लोरेट, क्या यह सच है? सम्राट एस्टन ने पूछा क्योंकि उसे अपनी बेटी का समर्थन करना था। लोगान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन डेविस को देखा। यह देखते हुए कि डेविस को उसकी प्रतिक्रिया से कोई समस्या नहीं थी, वह समझ गया कि यह सच था। लोगन ने अपना सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से है। मुझे पता था। स्काई ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक वह आपके लोरेट साम्राज्य से है। सम्राट एस्टन चिल्लाया, इससे पहले कि डेविस ने यह समझाने के लिए अपना मुंह खोला। मैं अब एक स्वतंत्र आम किसान हूं और प्रिंस डेविस का दोस्त भी हूं। अब तक मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। इसके अलावा मैं प्रिंस डेविस के अधीन एक अधीनस्थ के रूप में काम करने का वादा करता हूं ताकि उन्होंने मुझे अपने पूरे जीवन में दिखाए गए एहसान को चुकाया जा सके। एलिया ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, अरे क्या यह नौकर होने से अलग है? शर्ली ने कहा। एलिया ने जवाब दिया। उसकी मजबूत इच्छा ने उसे आगे बढ़ाया। यह है, मेरा जीवन अब दूसरों के हाथों में नहीं है। आप गलत है। यह आपका भ्रम है। आपके भाग्य का फैसला अभी भी मेरे जैसे मजबूत किसानों द्वारा किया जाता है। मुझे बस आपकी गंदी जिंदगी को खत्म करने के लिए एक हिट फिल्म की जरूरत है। शर्ली ने एलिया के माथे की ओर इशारा करते हुए अपने हाथ बढ़ाए। उसकी उंगलियों पर आधा इंच लंबा नाखून था। अचानक उसकी तरफ से एक आवाज उठी, जैसे कि उसकी सजा जारी हो। और उस पर एक भी खरोच बनाने की कोशिश करो, मुझे देखने दो कि क्या आप अगले सेकंड भी जीवित है। तुम, शर्ली ने डेविस पर अपनी उंगली उठाई क्योंकि वह गुस्से में कांप रही थी। एक पल बाद उसने विश्वास किया कि उसने जो कहा वह असत्य था, लेकिन उसकी ठंडी आंखें कुछ और कह रही थी। जाहिर है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दूर तक जाएगा। जी ये जे इस तरह का प्रफुल्लित करने वाला तमाशा पहली बार है जो मैंने कभी किसी साम्राज्य के राजकुमार से देखा है। सम्राट लोरेट, क्या आप नहीं देख सकते कि आपका बेटा एक नीच दास की खातिर खुद को अपमानित कर रहा है? मुझे लगता है कि यह विश्वास करना कोई गलती नहीं थी कि आपके दिवंगत पिता जेजे के पतन के साथ लोरेट साम्राज्य गिर गया है। सम्राट ट्राइटर, जो इस पूरे समय चुप था, ने आखिरकार लोरेट साम्राज्य और एस्टन साम्राज्य के बीच इस विवाह गठबंधन को रद्द करने का अवसर देखा। लोगान खड़ा हो गया क्योंकि उसकी आभा भड़क गई। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका जब किसी ने उसके पिता का अपमान किया। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार उसके पास यह व्यक्ति पर्याप्त था जो हमेशा उसे नाराज करता था। और तुम बकवास क्यों कर रहे हो? क्या आप वह नहीं थे जिन्होंने मुझे शिकार करने के लिए इस ओवरग्रोन इन्वर्टेड हानिरहित वाइपर को भेजा था? सम्राट त्रिशतर, डेविस ने अपनी अंतरिक्ष रिंग से लाश को बाहर निकालते हुए कहा। क्या क्या यह सच है? लोगान और सम्राट एस्टन एक साथ चिल्लाए, उल्टे हानिरहित वाइपर लाश को देखकर। बेहोश, तुम मुझे फंसाने की हिम्मत करते हो? क्या आप एक सम्राट के खिलाफ झूठे आरोप के साथ साथ एक सम्राट का अपमान करने की सजा जानते हैं? सम्राट ट्राइटर के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी, लेकिन उसने अभी भी चिल्लाते हुए गुस्से में मुखौटा दिखाया। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति दर्शाती है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया था। हम हर कोई जानता होगा कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूं या नहीं। डेविस ने आगे बढ़ने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई, क्या आप उस समय को जानते हैं जब फिरजिन द्वीप के प्रक्षेपण का एक निश्चित हिस्सा नीचे चला गया था? हाँ, तुम यह कैसे जानते हो? सम्राट रूथ ने सवाल किया, काफी जिज्ञासु। मुझे पता है क्योंकि मैंने उस समय हमारे चारों ओर निगरानी कीड़े के नीचे कुछ अजीब पक्षी का शिकार देखा था। अगले ही पल इन्वर्टेड हार्मलेस वाइपर ने हम पर हमला कर दिया, जिस क्षण इन मॉनिटरिंग बग्स को खा लिया गया। अगर मुझे ठीक से याद है तो क्या सम्राट ट्राइटर का पालतू जानवर एक पक्षी नहीं था? हाँ, यह शातिर आई हॉक है। सम्राट एस्टन ने अपना सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, यह एक संयोग की तरह नहीं लगता है। डेविस ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक बेहोश हत्या का इरादा था। जीजे, तो क्या मैं वह था जिसने इसे आपको मारने के लिए भेजा था? आप इस किनारे में क्या करने जा रहे हैं? सम्राट ट्राइटर ने व्यंग्य किया। वह अब छिपने की जहमत नहीं उठाता था क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ा जाता था। क्योंकि अगर वह दयनीय रूप से संघर्ष करता है तो यह उसके नाम को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और यह केवल समय की बात होगी कि वे जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। सम्राट ट्राइटर, आप इस बार ओवरबोर्ड हो गए हैं। लोगान ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कदम बढ़ाया। इस बार वह वास्तव में नाराज था क्योंकि सम्राट ट्राइटर ने कुछ ऐसा खेला था जिसके साथ उसे नहीं खेलना चाहिए था। अध्याय 93, 2 जीवन ओ का एंटी क्लाइमेटिक अंत।
जब लोगान ने स्पेस रिंग से अपनी तलवार निकाली तो डेविस उसके सामने खड़ा हो गया और बाधा डाली। इसे मुझ पर छोड़ दो पिताजी, डेविस ने एक भरोसेमंद स्वर में कहा। डेविस, लोगान ने पीछे हटने से पहले सोचा। भले ही लोगान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसका बेटा सम्राट ट्राइटर को संभालने में आश्वस्त क्यों था, वह जानता था कि उसका बेटा आत्मविश्वास के बिना कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कुछ भी अप्रिय होता है तो मैं उसे बिना किसी दया के बाहर निकाल सकता हूँ। या इसलिए लोगान ने सोचा क्योंकि उसके हाथ बदला लेने के लिए खुजली कर रहे थे। अगर बाहरी लोगों का आगामी आक्रमण नहीं होता तो वह अब तक उस पर हमला कर चुका होता। जे हर कोई जानता है कि हम अभी एक दूसरे को मारने के लिए खुजली कर रहे हैं, सम्राट लोरेट। यहाँ तक कि आपका शर्मनाक बेटा भी मुझे नीचे उतारना चाहता है। ये नादान। लेकिन क्या आप भूल गए कि हमें गार्डियन एलायंस के फरमान से किसी भी संघर्ष को रोकना है? अगर आप नहीं जानते थे तो मैं अभी भी गार्डियन एलायंस का हिस्सा नहीं हूँ। लोगन मुस्कुराया, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। तो क्या? औपचारिक रूप से ऐसा ही है। अनौपचारिक रूप से आप अभी भी गार्डियन एलायंस का हिस्सा है। यदि आप इन समयों के दौरान मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं तो गार्डियन एलायंस के नियमों से सभी सम्राट आपको शिकार करेंगे। सम्राट ट्राइटर ने उपहास में व्यंग्य किया। अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ना उनके लिए बच्चों का खेल था। डेविस आश्चर्यचकित था, उसने नहीं सोचा था कि एक नियम अभी उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप करेगा। लोगन चुप रहे क्योंकि उन्हें पता था कि गार्डियन एलायंस में ऐसा नियम है। आपको लगता है कि आप मेरे बेटे को मारने की साजिश से बच सकते हैं? अगर गार्डियन अलायंस आपका समर्थन करता है तो यह बेतुका है। लोगान ने अपने शब्दों को कम नहीं करते हुए पीछे हट गए। उसने अन्य सम्राटों को देखा, उनकी राय की प्रतीक्षा की। सम्राट लोरेट, मैं आपके क्रोध को समझ सकता हूँ, लेकिन हमें आपके क्रोध को शांत करने और बाहरी लोगों के आक्रमण के प्रति हमारी दुर्दशा को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमें आपसे कहना चाहिए कि हमारे बीच किसी भी तरह के संघर्ष को न भड़काएं। सम्राट रेवेन ने ऐसा काम किया जैसे कि वह मध्यस्थता कर रहा था और सम्राट ट्राइटर का समर्थन करने के लिए कदम रखा। यह क्या है? सम्राट ट्राइटर वह है जिसने पहली बार हमारे बीच कलह को उकसाया। क्या कोई उस पर कार्रवाई नहीं करेगा? सम्राट एस्टन गुस्से में चिल्लाया, स्पष्ट रूप से सम्राट लोरेट का पक्ष लिया। अन्य सम्राट स्पष्ट रूप से इस गड़बड़ी का कोई हिस्सा नहीं चाहते थे। जब तक सम्राट रूथ ने दोनों पक्षों की मध्यस्थता के लिए कदम नहीं उठाया तब तक आदान प्रदान आगे पीछे होता रहा। ठीक है, गार्डिया। जैसे ही उसने मध्यस्थता करने की कोशिश की, उसकी तरफ से हत्या के इरादे की घनी आभा फूट पड़ी। वह तुरंत हत्या के इरादे के स्रोत को देखने के लिए मुड़ा और एक पल के लिए चौंक गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड फैल गई है, जिसने अनजाने में अपना मुंह बंद कर दिया है। यह अन्य सम्राटों के साथ साथ लोगान के लिए भी ऐसा ही था। शर्ली और एलिया, जो इस पूरे समय शांत थे, उस सरासर हत्या के इरादे से कांप रहे थे। क्या हम इस तमाशा को खत्म कर सकते हैं? डेविस ने शांति से पूछा, जैसे कि वह अपने बेल्टी से थक गया था। अपने हाथ में उन्होंने कागज की 2 सफेद चादरें पकड़ी थी जो कागज के ताबीज की तरह दिखती थी। यह किसी भी तरह के आम कागज के ताबीज की तरह लग रहा था जो उनके विभिन्न साम्राज्यों की सड़कों में बेचा जा रहा था। एक तावीज, यह उस तरह का विचार था जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। सम्राट रेवेन और सम्राट ट्राइटर अलर्ट पर गए, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि कागज के ताबीज की 2 सफेद चादरों पर कुछ लिखा था। केन ट्राइटर, माइक रेवेन, ब्राट। हमारे नाम वहां क्यों लिखे गए हैं? सम्राट रेवेन चिल्लाया, जबकि सम्राट ट्राइटर ने अचानक अपनी पीठ पर ठंड महसूस की। सम्राट ट्राइटर एक सेकंड के लिए जम गया, लेकिन अगले ही पल राहत की सांस ली। जब उसने कागज के ताबीज को अपने नाम के साथ देखा तो उसे लगा जैसे मौत उसके ऊपर थी, लेकिन उसने जल्दी से इसे अपनी कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। आखिरकार पूरा दृश्य पहली जगह में अजीब था। वास्तव में यहाँ तक कि सम्राट रेवेन ने भी ऐसा ही महसूस किया, लेकिन उन्होंने सम्राट ट्राइटर से पहले ही इसे जल्दी से खारिज कर दिया। ओह, थोड़ी देर में तुम दोनों को पता चल जाएगा। मैंने इस पेपर के ताबीज में आपके नाम क्यों लिखे, इसका कारण यह था कि आखिरकार आप दोनों पूरी तरह से बदमाश हैं, जिन्होंने निर्दोष जीवन बर्बाद कर दिया, भले ही उनका आप दोनों से कोई लेना देना नहीं था। निर्ममता के इस कृत्य ने लाखों लोगों के जीवन की कीमत चुकाई है और स्वर्ग आपके जीवन को नहीं देख सकता है। ठीक है, पर्याप्त बेल्टी। अगले 10 सेकंड में आप दोनों मर जाएंगे। डेविस ने अपनी सजा समाप्त कर दी क्योंकि उसने कागज के ताबीज को जलाकर राख कर दिया। राख एक दिशा में फैल गई क्योंकि हवा इतनी तेज बह रही थी कि उस समय सुनाई दे रही थी। डेविस के शब्दों के बाद उस पूरी चुप्पी के साथ उन सभी को यह विश्वास करने के लिए धोखा दिया गया कि ये दोनों सम्राट एक सेकंड के लिए मर जाएंगे। एक पल बाद सम्राट रेवेन जोर से हंसते हुए अपनी श्रद्धा से बाहर आया। सम्राट ट्राइटर ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अगर कोई उन्हें करीब से देखता है तो कोई देख सकता है कि उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। युवा लड़के, तुम एक शरारती आदमी हो। वैसे भी इससे मुझे उस समस्या को रोकने में मदद मिली जिसने हमें अभी परेशान किया है। सम्राट रूथ मुस्कुराया और अनुमोदन में अपना सिर हिलाया। अभी उन्हें पूरी तरह से यह धारणा थी कि डेविस इस समय मजाक कर रहा था, केवल स्थिति को बिगड़ने से एक अप्राप्य स्थिति में लाने के लिए। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि डेविस अभी भी उस हत्या के इरादे को क्यों छोड़ रहा था। शायद वह वास्तव में एक द्वेष रखता है, लेकिन क्या वह आगामी आक्रमण के कारण इसे छोड़ने के लिए पर्याप्त उदार है? क्या एक बुद्धिमान लड़का? या उसने सोचा, केवल 3 सेकंड बचे हैं। डेविस ने चौंकते हुए अभिनय किया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी हत्या के इरादे से फैल रही थी क्योंकि वह शांति से उन 2 जोकरों को देख रहा था। यह सुनकर सभी भौंचक के रह गए। वह अभी भी उस कृत्य को क्यों जारी रखे हुए है? सम्राट एस्टन के चेहरे पर एक भ्रमित भाव था, फिर उन्होंने अचानक सोचा, क्या यह हो सकता है? अचानक सम्राट ट्राइटर और सम्राट रेवेन कांप गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वे आतंक में कांप रहे थे। उनके साथ छिद्र खून से लथपथ हो गए क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा अचानक खराब हो गई, जिससे अंततः उन्हें जमीन पर गिरने के बाद ऐंठन हुई। उनके डेंटियन तुरंत अस्थिर रूप से फूट पड़े और विस्फोट हो गया, जिससे उनके शरीर में एक छोटा विस्फोट हुआ, जिसने क्रमिक रूप से उनके शरीर के सभी अंगों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक कष्टदायी मौत हुई। उन दोनों सम्राटों को खून से लथपथ देखकर हर किसी की आंखें डर के मारे चमक उठी। क्या? सम्राट रूथ चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, जबकि वह अपनी पीठ पर गिर गया था। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अध्याय 94, पसंदीदा होना। हर कोई पूरी तरह से आतंक में डूब गया। भयानक दृश्य का सरासर दृश्य उनके लिए अकल्पनीय था।
वातावरण अराजक रूप से शांत रहा, जबकि उनकी आंखें खुली रही क्योंकि वे जो कुछ हुआ था उसे संसाधित नहीं कर सकते थे। डर ने उनके दिलों को कमजोर बना दिया क्योंकि यह तेज गति से धड़क रहा था। वे एक भी शब्द नहीं बोल सकते थे जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम था। दृश्य अपने आप में अजीब लग रहा था, जबकि एक ही समय में असली भी लग रहा था। वे केवल डेविस को देख सकते थे, जवाब की तलाश कर रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ ने उसे देखने की हिम्मत भी नहीं की, डर था कि उन्हें बिना किसी विशेष कारण के अगला निशाना बनाया जाएगा। लोगान, एलिया और शर्ली पूरी तरह से गूंगा थे, इस कारण का पता लगाने में सक्षम नहीं थे कि इन दो सम्राटों ने अचानक अपनी खेती को नष्ट क्यों कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उन सभी ने अनुमान लगाया कि यह उन कागज के ताबीज के साथ कुछ करना था, किसी को भी इसके बारे में यकीन नहीं था। डेविस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने शब्दों से उन्हें भ्रमित करने से पहले उनके दिलों में डर की जड़ों की प्रतीक्षा करता था। डरावने माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था, जिससे लोगों को भारी पसीना आ रहा था क्योंकि कोई नहीं बोल रहा था। कुछ पल ऐसे बीतते रहे जब अंत में कोई इसे और नहीं ले सकता था। बादलों से घिरे वातावरण में एक आवाज सुनाई दी। ठीक है, प्रिंस डेविस, वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है? सम्राट क्लेमोर ने पूछा। उसका स्वर सम्मानजनक था, उसके लिए अज्ञात था। मैंने अभी सम्राट ट्राइटर और सम्राट रेवेन को मार डाला और मुझे लगता है कि यह नश्वर स्टेज मैजिकल बीस्ट को मारने से अलग नहीं है। डेविस ने एक आकस्मिक स्वर में जवाब दिया, जैसे कि उसने कुछ ऐसा किया था जो कोई बड़ी बात नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नश्वर स्टेज जादुई जानवरों को मारने से अलग नहीं। हर किसी की आंखें फड़कने लगी, जबकि उनके दिल के अंदर का डर भी थोड़ा बढ़ गया। क्या क्या वे कागज के ताबीज हैं? सम्राट रूट ने अविश्वास में पूछा क्योंकि वह निगल गया था। ओह, तो आप लोगों ने देखा? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है? डेविस ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने उनके निष्कर्षों पर ध्यान दिया हो और उन्हें चिढ़ाने वाले तरीके से पूछा। हाँ, सम्राट एस्टन ने जवाब दिया। उसका स्वर उत्साह से भरा था। वह विश्वास करने लगा था कि इस समय उसकी अटकलें 99% सटीक थी। यह मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यह कहना चाहिए, लेकिन चूंकि आप सभी मेरे बुजुर्ग और वरिष्ठ हैं, इसलिए यह बुरा होगा अगर मैं इस बिंदु पर इसे गुप्त रखूं। डेविस ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा, जैसे कि वह सोच रहा था कि उन्हें सच बताया जाए या नहीं। वह विचार करते हुए आगे बढ़ा। उसने खून के गंदे पूल पर कदम रखा और लाशों से 2 अंतरिक्ष अंगूठियां हटा दी। हर कोई बीच की पंक्तियों को पढ़ता था और जानता था कि डेविस अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब था। वे समझ गए कि वह मुआवजे के लिए मांग रहा था और भुगतान बिल्कुल उन 2 अंतरिक्ष अंगूठियों का था। वास्तव में वे जानते थे कि इसमें उनका कोई कहना नहीं था और यह वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। डेविस के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसे अपनी इच्छा से स्पेस रिंग दिए या नहीं, क्योंकि वह उन अमीर अंतरिक्ष छल्ले को दूर करने के लिए दृढ़ था। उसे बस उस परिणाम को स्वीकार करने की आवश्यकता थी, कहीं से भी परेशानी उसके पीछे न आए। डेविस ने आगे कहा, ये 2 कागज के ताबीज व्यक्तिगत रूप से मेरे गुरु द्वारा मुझे सौंपे गए थे। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अगर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी मेरे जीवन को निशाना बनाता है तो इसका इस्तेमाल करें। बूम! एक समय लोरेट साम्राज्य को बचाने वाले श्रद्धेय वरिष्ठ की लंबे समय से भुला दी गई लघु कथा सामने आने के साथ ही क्षेत्र में शोर मच गया। ये कागज के ताबीज निश्चित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे गुरु ने मुझे इनमें से 7 कागज के ताबीज क्यों दिए। डेविस ने कहते हुए आह भरी। 7 कागज के ताबीज! किसी कारण से सम्राटों की आंखें फड़क उठीं। तब उन्हें अपनी भयावहता का एहसास हुआ कि यह इस महाद्वीप पर स्काई ग्रेड साम्राज्यों की संख्या के बराबर था। मुझे यकीन है कि मेरे गुरु निराश है कि मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करने के बजाय मारने के लिए उन कागज के तावीजों में से 2 का इस्तेमाल किया। विलाप करते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। हाँ हाँ, बाहरी शक्तियों पर भरोसा करने के बजाय हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपका स्वामी भी आपको माफ कर देगा, क्योंकि वे 2 नीच राक्षस आपके जीवन के लिए लक्ष्य कर रहे थे। आखिरकार किसी का जीवन इस बात पर प्राथमिकता लेता है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना चुनता है। सम्राट रॉस ने डेविस को जल्दी से सांत्वना दी जब वह उदास लग रहा था। उसी समय उन्होंने सोचा कि उन्होंने डेविस को अब उन शक्तिशाली पेपर तावीज का उपयोग करने से रोक दिया। आप सही हैं, सम्राट रॉस। सलाह के लिए धन्यवाद। डेविस मुस्कुराया, जैसे कि उसे अपने शब्दों से वास्तव में आराम मिला था। 4 सम्राटों ने राहत की सांस ली, लेकिन हर कोई जानता था कि सम्राट रॉस ने भी इस अवसर का उपयोग एहसान हासिल करने के लिए किया था। हर कोई ईर्ष्या में सम्राट रॉस को देखता था, यह सोचकर कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा। बिना किसी सवाल के हर कोई डेविस के शब्दों पर विश्वास करने लगा, अन्यथा जो घटना हुई उसका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ तक कि लोगान ने डेविस के शब्दों पर विश्वास किया कि उन्हें लगा कि उनके गुरु के बारे में सवाल पूछना अनुचित था। रहस्यमय वरिष्ठ जैसे अत्यंत प्राणी का कोई शिष्य होता है, उनके सही दिमाग में कौन उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा? सम्राट एस्टन को अचानक एक विचार आया। हाँ, दामाद, यह सही है, इस पर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम आपके श्रद्धेय गुरु से बात करने की भी कोशिश कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि आप गलत नहीं थे। यह सुनकर डेविस आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे चूसने के बजाय मेरे गैर मौजूद गुरु से मिलने के लिए इस अवसर का उपयोग करेगा। यह समझ में आता है, वह पहले से ही मुझे एक दामाद की तरह मानता है, भले ही मैंने पहली बार में उसकी बेटी से शादी नहीं की थी। वह काफी अवसरवादी होना चाहिए। मुझे डर है कि यह काफी असंभव है, सम्राट एस्टन। मेरे स्वामी सांसारिक मामलों से दूर हो जाते हैं और मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने से इनकार कर देंगे। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है, क्योंकि जब मैंने उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए कहा तो मेरे मालिक ने पूरी तरह से जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। डेविस ने दुखी होकर कहा, जैसे कि वह इसके लिए अपने गुरु से निराश था। डेविस का अभिनय इतना वास्तविक था कि लोगन ने भी उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। डेविस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इतना ही नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे उनके बारे में बोलने से मना किया जब तक कि विशेष रूप से नहीं पूछा जाए। यह निश्चित रूप से एक अफसोस की बात है। आपके पूज्य गुरु से मिलना मेरे जीवन भर की महिमा होगी, लेकिन अगर हम उनसे नहीं मिल सकते तो ऐसा ही हो। सम्राट रूथ ने कहा। वह भी इस रहस्यमय सीनियर से मिलना चाहता था। लोगान ने अब अपने बेटे के गुरु से मिलने की किसी भी नई उम्मीद को त्याग दिया है। आखिरकार वह उस ईश्वरीय व्यक्ति के क्रोध का सामना नहीं कर सकता है और संभवतः अपने बेटे और उस वरिष्ठ के बीच गुरु शिष्य संबंध को खराब कर सकता है।
यह देखकर कि उसका कार्य सफल था, डेविस ने चुपके से राहत की सांस ली क्योंकि उसने सोचा अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति ने काम किया तो लोगों के पास उस व्यक्ति पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्लारा को धोखा देना 1 लाख गुना मुश्किल है, सौभाग्य से वह यहाँ नहीं है। अगर क्लारा यहाँ होती तो उसकी हरकत और झूठ को बिना किसी सवाल के आसानी से देखा जा सकता था। अध्याय 95 उग्र लाल वस्त्र पहने अद्वितीय महिला। माहौल अविश्वसनीय रूप से प्रफुल्लित हो गया क्योंकि लोगों ने सम्मानित वरिष्ठ की कहानियों को सम्मानजनक तरीके से सुनाया। खून से लथपथ 2 लाशें लावारिस पड़ी रही क्योंकि किसी ने परवाह नहीं की। कुछ ने सोचा कि ये दोनों इसके लायक थे, जबकि अन्य चुप रहे क्योंकि उनकी ताकत अपर्याप्त थी। उनमें से कुछ जिन्होंने अपने दांतों को किरकिरा किया और चुप रहे, वे सम्राट ट्राइटर और सम्राट रेवेन के वंशज थे। वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और केवल बोतलबंद नफरत के साथ देख सकते थे जिसे वे उजागर करने की हिम्मत नहीं करते थे। उनके पास अपने सम्राटों के निधन के लिए बोलने का साहस भी नहीं था। अंतिम प्रतियोगिता को पूरी तरह से भुला दिया गया था क्योंकि कई लोगों ने डेविड से परिचित होने का मौका लिया था। डेविड को यादृच्छिक अजनबियों से कई बधाई और शुभकामनाएं मिली, लेकिन फिर भी वह विनम्रता से जवाब देने में कामयाब रहा जहां तक वह कर सकता था। उनमें से कुछ ने अपनी बेटियों को भी उन्हें देने की कोशिश की। मजेदार बात यह है कि सम्राट रॉस उनमें से एक था। डेविड ने अजीब तरीके से अपने रास्ते में आने वाले हर अच्छे सौदे से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वह असाधारण जीवन को अस्वीकार करके निराश महसूस करता था जिसे उसे आश्वासन दिया गया था। क्या बर्बादी है, उनके विचार ऐसे थे, लेकिन वह बेहतर जानते थे। दूरी में एवलिन ने उस आकृति को देखा जो असंख्य लोगों से घिरा हुआ था। वह मुस्कुराई जैसे कि वह खुद का मजाक उड़ा रही हो। अरे केंट, क्या वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जिससे मैं मेल खा सकता हूँ? एवलिन ने अजीब स्वर में पूछा। उस जगह पर केवल सन्नाटा था क्योंकि केंट कॉल्डन से कोई जवाब नहीं सुना जा सकता था। वह उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक जटिल दृष्टि थी। एवलिन ने उसके होंठों को काट लिया। क्या यह क्रूर नहीं है? पिता को मुझे उनके जैसे किसी व्यक्ति के साथ क्यों जोड़ना पड़ा? जैसे ही वह दूर थी, वह केवल यह देख सकती थी कि डेविस लोगों से घिरा हुआ था और उनमें से ज्यादातर महिलाएं थी। वह उन्हें चमकदार आंखों से डेविस को देखते हुए देख सकती थी। वह आगे बढ़ी, उस स्थान पर चली गई जहां डेविस था। क्या वह जा रही है? ज़ारा ने दयनीय तरीके से पूछा। केंट ने जवाब दिया, जाहिर है, उस पर दबाव अकल्पनीय रूप से अधिक होना चाहिए। जैसे ही डेविस ने एक व्यक्ति की सद्भावना को अस्वीकार कर दिया, उसके बगल में एक बोल्ड आवाज सुनाई दी। प्रिंस डेविस। डेविड आवाज के स्रोत को देखने के लिए मुड़ा। राजकुमारी शर्ली, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसके चेहरे पर एक हल्की सी हिचकिचाहट दिखाई दे रही थी। डेविस ने इस पर ध्यान दिया और सोचा, क्या वह भी मेरे पास आने वाली है? उसने एक पल के लिए आह भरी, फिर कहा, मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मुझे आपकी नौकरानी को डांटने की गलती हुई जब मैंने कहा कि वह अप्रत्यक्ष रूप से आपके योग्य नहीं थी। यह सुनकर डेविस अपने दिमाग में हंसे, लेकिन जवाब दिया क्योंकि वह उसके अचानक मन के परिवर्तन को जानना चाहता था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? फिर उसने उसे हताशा में अपने धमाके घुमाते हुए देखा। मुझे क्या कहना है कि आप क्या कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं भी आपके लायक नहीं हूँ। इसलिए आप मेरे साथ शादी को रद्द कर सकते हैं। क्या? सम्राट एस्टन क्रोध के साथ साथ भ्रम में चिल्लाया। डेविस स्तब्ध था। वह शर्ली को देख रहा था, उसकी विचार प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहा था। वह उसके साथ शादी करने से इनकार कर रही थी जब हर कोई अपनी बेटियों को उससे मिलाने के लिए अधीर था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एवलिन, जो बस उनके करीब थी, दंग रह गई क्योंकि उसने खुद का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसे नहीं लगता कि वह उसके लायक है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या और किसने यह तय किया? सम्राट एस्टन चिल्लाया। वह दुखी महसूस किया। उन्होंने जो भी मेहनत की थी उसे उनकी अपनी बेटी ने बर्बाद कर दिया था। शर्ली ने अपने विचारों का खुलासा किया। रॉयल फादर, यह पूरी तरह से मैं था जिसने इस मामले का फैसला किया था। शुरू में मैंने सोचा कि वह साधना के मामले में मुझसे बहुत दूर नहीं था और यह सच था। लेकिन अब जब मुझे पता है कि उसका मालिक वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो क्या मैं उसे नीचे नहीं खींचूंगा अगर वह मुझसे शादी करता है? क्या वह उस दुनिया की यात्रा नहीं करेगा जहां से उसका मालिक आया था? सम्राट एस्टन ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह मामला है, अगर वह केवल आपसे प्यार करता है, आपको क्या लगता है कि वह आपके साथ रहेगा? आप इतना आगे क्यों सोच रहे हैं? बस अपने शाही पिता की सुनो। देखो, यहाँ तक कि तुम शाही पिता सोचते हैं कि वह मेरे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए मेरे लिए उसके साथ रहना मूर्खता है। मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना पसंद करूंगी जो मुझसे प्यार करता है, न कि सिर्फ मुझसे शादी करके मुझे सड़ने के लिए छोड़ दूं। शर्ली ने वापस तर्क दिया। कौन जानता है, शायद वह वास्तव में आपसे प्यार करेगा और आपके साथ एक बच्चा छोड़ देगा। सम्राट एस्टन की जीभ गुस्से में फिसल गई। शर्ली नाराज थी। देखो, आप सिर्फ शक्ति की परवाह करते हैं, जबकि मुझे परवाह है कि मैं अपना जीवन कैसे जीता हूँ। एक शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करना एक सुखी जीवन के बराबर नहीं है। HMPH, मैं अपने परिवार में बहुत सारे मामलों को जानता हूँ जो अपने जीवन से खुश नहीं है। नफाउंड एक एन। चुप रहो, इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं है। सम्राट एस्टन ने अपनी आभा के साथ शर्ली पर दबाव डालते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शर्ली ने अपने पिता को अतुलनीय दृढ़ संकल्प के साथ देखा, जैसे कि वह हार नहीं मानेगी। इन दोनों बाप बेटी को आपस में झगड़ते देख डेविस की आंखें फड़क गई। एक बच्चे को उसके साथ छोड़ दो? क्या उन्हें लगता है कि मैं एक प्रजन घोड़ा हूँ? मुस्कुराते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। लेकिन उसने आह भरी, इसे छोड़ दो। वह जो कहती है वह मेरे विचारों के साथ भी संरेखित होती है। मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहूंगी जो मुझसे प्यार नहीं करेगा। राजकुमारी शर्ली, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। अगर ऐसा है तो इस शादी को रद्द कर दिया जाए। डेविस ने बोल्ड लहजे में घोषणा की, जैसे कि उनकी राय अंतिम निर्णय थी। हाँ, शर्ली परमानंद में चिल्लाई। ऐसा नहीं था कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे पहली बार में उसके लिए कोई प्यार महसूस नहीं हुआ। उसके अपने सपने थे और उसे लगता था कि उससे शादी करके वह अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएगी। नहीं, आप वह नहीं कर सकते। आपकी शादी में अंतिम फैसला बड़ों का होता है। सम्राट एस्टन हार नहीं मानना चाहता था। उसने मदद के लिए लोगन की ओर देखा। लोगान ने झंपते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वह कैसे रहता है इस पर उसका पूरा अधिकार है। इस मामले पर उन्हें फैसला करना है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है।
शायद आपको अपने गुरु से बात करने की कोशिश करनी चाहिए जो अब तक डेविस के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए उत्सुक नहीं थे। यह सुनकर सम्राट एश्टन का चेहरा खिल उठा। सम्राट एश्टन, आपके लिए यह अच्छा नहीं है कि आप हमें एक दूसरे के साथ रिश्ते में मजबूर करें। प्रकृति को अपना काम करने दें। हमारा लोरेट साम्राज्य निश्चित रूप से एश्टन साम्राज्य का सहयोगी होगा। डेविस ने थके हुए आदमी को दिलासा दिया क्योंकि उसे उसके लिए दया महसूस हुई। अपनी ही बेटी द्वारा बर्बाद किए जाने के बाद वह कितनी पीड़ा में है। डेविस ने सिर हिलाते हुए सोचा, लेकिन बाद में वह मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा वह निर्विवाद रूप से अद्वितीय है। अध्याय 96, शर्ली की स्वीकृति। उन्होंने कहा, इसके अलावा जब मैंने कहा कि प्रकृति को अपना काम करने दीजिए तो मेरा मतलब सभी के लिए था। कृपया अब विवाह संबंधी चर्चाएं न करें, डेविस ने विनम्र स्वर में कहा। डेविस और शर्ली ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। एक को लगा कि दूसरा मनोरंजक है जबकि दूसरे को लगा कि दूसरा दबंग है। राजकुमारी शर्ली, मैं आपको अपनी पत्नी एवलिन कॉल्डन से मिलवाता हूँ, डेविस ने अपने हाथों को एक दिशा में हिलाते हुए कहा। NOVLBIN। हवा ने लोगों को एक तरफ धकेल दिया जिससे एक निश्चित सम्मोहक आंकड़ा सामने आया। एवलिन अपने परिचय से दंग रह गया। जब उसने डेविस से बात करने का साहस जुटाया तो वह उसके भाषण से परेशान हो गई। डेविस मुस्कुराया, वह कैसे नहीं देख सकता था कि वह हिचकिचाहट से उसके पास आ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने बेशर्मी और अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। अखाड़े में शोर मच गया क्योंकि पूरी भीड़ का ध्यान एवलिन पर था। ईर्ष्या, लालच और वासना की नजरें उस पर इकट्ठी हो गई। एवलिन को पूरी भीड़ का ध्यान उस पर रखने पर अविश्वसनीय रूप से अजीब लगा। शर्ली ने अपने सामने की चमकदार आकृति को देखा और उन जुड़वां चोटियों की प्रशंसा की। हम बुरा नहीं, मुझे पता है ना। डेविस हंसने लगा। एवलिन जोर से शर्मा गई। उसका चेहरा चमकदार लाल हो गया क्योंकि उसने सोचा, बदमाश, वह मुझे सबके सामने क्यों छेड़ रहा है। क्या आप खुश नहीं हैं कि आप उसे अपने लिए रखने में कामयाब रहे, मिस एवलिन? शर्ली ने पानी का परीक्षण करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, एवलिन ने घबराहट से जवाब दिया। उसकी आवाज नम्र थी। हम, वह क्या था, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। शर्ली ने अपनी हथेली उसके कानों के पास रख दी। एवलिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी आवाज बढ़ा दी। मैं बस पता नहीं, यह तय करता है प्रिंस डेविस, वह स्पष्ट रूप से आपको पसंद करती है और संभवतः आपके साथ प्यार में है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा करने में कैसे कामयाब रहे, लेकिन बधाई हो। डेविस दंग रह गया। कैसे? आप ऐसा क्यों कहते हैं? एवलिन भी दंग रह गई क्योंकि उसके विचारों का खुलासा हुआ था। वह बस इतना करना चाहती थी कि वह अपना संकल्प ढूंढे और इसे डेविस तक पहुंचाए। लेकिन शर्ली द्वारा सवाल किया गया और डेविस द्वारा छेड़ा गया। वह लगभग भूल गई कि वह यहाँ किस लिए आई थी। शर्ली ने हंसते हुए कहा, हे, मैं एश्टन साम्राज्य की 36वीं राजकुमारी हूँ और मेरी कुछ बहनें हैं जो अपने प्यार से विवाहित है। जिस तरह की प्रतिक्रिया वह देती है, यह स्पष्ट है कि वह आपको पसंद करती है, प्रिंस डेविस। डेविस पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसने बस इतना सुना कि मैं नहीं जानता और इससे वह बहुत सारी जानकारी जुटाने में सक्षम थी। असली बकवास क्या है? महिलाएं डरावनी है, डेविस ने सोचा था, लेकिन एवलिन को देखते हुए उसकी नजर अनजाने में स्नेही हो गई। हमारे शाही पिता हम पर बहुत कुछ करते हैं। भले ही वह लालची है, वह वास्तव में एक अच्छा पिता और एक सम्राट है। अन्यथा वह मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। शर्ली मुस्कुराई और कहा, आप एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे। डेविस ने अपना सिर हिलाया, उसके लिए काफी खुश। क्या आपका परिवार एक जैसा नहीं है? उसने हंसते हुए पूछा। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा अगर विद्रोह नहीं हुआ, डेविस मुस्कुराया। हाँ, क्या तुम सीधे नहीं हो? जिस तरह से मुझे यह पसंद है। वह जोर से हंसे। फिर भरी अफसोस की बात है, आप मेरी लीग से बाहर हो गए हैं। डेविस चुप हो गया। अगर उसे ऐसा लगा तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह वैसे भी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी और उसके प्रति उसे जो कुछ भी महसूस हुआ वह एक दोस्ती की भावना थी, जैसे कि उसने एलिया के साथ किया था। क्या आपको भी ऐसा ही नहीं लगता, मिस एवलिन? अचानक एवलिन का व्यवहार बदल गया क्योंकि उसने जवाब दिया, वही महसूस होता है। जब से मैंने उसे देखा है तब से मुझे इस भावना से छुरा घोंपा गया है। क्योंकि उसकी भावनाओं का पता चल गया था, इसलिए उसे लगा कि अब शर्मीले होने का कोई फायदा नहीं है। उसने महसूस किया कि उसे और अधिक साहसी होना चाहिए। तो क्या आपने उससे प्यार करने का फैसला किया था? शर्ली ने डेविस की ओर इशारा करते हुए पूछा। एवलिन ने जल्दी से इनकार कर दिया। उसके बाद? नहीं, शुरू में मैं आपके जैसा ही था और किसी तरह, शायद किसी बिंदु पर, मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। शर्ली ने हंसते हुए कहा, भले ही वह अभी भी एक बच्चा है। एवलिन खुश थी। उसने फिर हंसते हुए कहा, वह निश्चित रूप से एक की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, यह सच है। शर्ली ने अपने पास 2 लाशों को देखा। वैसे उसको मारने के लिए आपको मेरा आभार है। वह बस बहुत ज्यादा था। शर्ली ने डेविस को धन्यवाद दिया क्योंकि उसे लगा कि उसे पहले मिले अपमान का बदला उसने ले लिया था। डेविस मुस्कुराया, कोई समस्या नहीं, तो मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। अलविदा प्रिंस डेविस, मिस एवलिन। शर्ली ने अपने हाथ जोड़े और चली गई। जैसे ही वह चली, वह अचानक रुक गई और वापस मुड़ गई। अलविदा। एलिया, क्या यह था? एलिया, जो पूरे समय चुप थी, आश्चर्यचकित थी। राजकुमारी मुझे स्वीकार कर रही है? उसने अविश्वास में पूछा। शर्ली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ आपके दोस्त ने मुझे समझाया है कि आपके ऊपर हमेशा शक्तिशाली लोग होते हैं और हर समय अभिमानी व्यवहार करना अच्छा नहीं है। शर्ली, एलिया और एवलिन एक बार फिर सम्राटों की उन 2 लाशों को देखने के लिए मुड़े जो सिर्फ 1 घंटे पहले जीवित थे। उन्हें एक बार फिर याद दिलाया गया कि डेविस सिर्फ 10 साल का था, एक शक्तिशाली प्राणी का शिष्य था और उसे 2 सम्राटों को हटाने में 1 मिनट भी नहीं लगा जो महाद्वीप के सबसे मजबूत 7 का हिस्सा थे। शर्ली ने हंसते हुए कहा, अगली बार जब मैं देखूं तो आप मुझसे भी मजबूत हो सकते हैं। हे। नहीं। उस एलिया ने इससे इनकार करने की कोशिश की, लेकिन अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। डेविस मुस्कुराया। वह देख सकता था कि मजबूत होने के उसके संकल्प ने उसे खुद को नीचा दिखाने नहीं दिया। उसने अपना चेहरा मोड़ा और शर्ली की पीठ देखी। उसे थोड़ा दुख हुआ कि उसे उसका चेहरा देखने को नहीं मिला।
अचानक उसने कुछ देखा और एक तरफ मुड़ गया, केवल एवलिन को भागते हुए देखने के लिए। वह हंसा और अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे खाने जा रहा हूँ, वह मुझसे दूर भागने के लिए बहुत शर्मिंदा हुई होगी। क्या आपको उसका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है? एलिया ने एवलिन से बचने की ओर इशारा करते हुए पूछा। इसे छोड़ दो, जबरदस्ती होने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए, डेविस ने जवाब दिया। उसका दिल अभी संतुष्टि से भरा था। क्या आपको डर नहीं है कि कोई उसे आपसे दूर ले जाएगा? एलिया ने चिढ़ते हुए पूछा। ओह, तब वे मौत को गले लगा रहे होंगे। डेविस ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा अजीब हो गया। आपने चिढ़ाना कब सीखा? तुम्हें यह किसने सिखाया? एक निश्चित व्यक्ति से जो हमेशा मुझे धमकाता है। एलिया ने अपने चेहरे पर गर्व की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब जब उसे उसका दोस्त होने की बात सच लग रही थी, तो उसे लगा कि वह अब उसे भी चिढ़ा सकती है। डेविस ने हंसते हुए एक पल बाद चिल्लाया, चलो अंतिम प्रतियोगिता के साथ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 97, अंतिम लड़ाई। वहां से अंतिम प्रतियोगिता योजना के अनुसार आगे बढ़ी, हालांकि थोड़ी देरी हुई। प्रतिभाएं जो पहले से ही अखाड़े में बैठी थी और दूसरे दौर को पास करने वाले शीर्ष 1000 अंतिम प्रतियोगिता में भाग लेने के हकदार थे। कुल मिलाकर अंतिम प्रतियोगिता में 1280 प्रतिभागी थे। अंतिम प्रतियोगिता में 3 राउंड शामिल थे। पहले राउंड में ग्रुप एलिमिनेशन शामिल था, जहां एरिना में एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए गए 256 लोगों में से केवल 16 लोग ही पास हो पाएंगे। इससे डेविस को अपने पिछले जीवन में बैटल रॉयल गेम्स याद आ गए। मैच के दौरान वह प्रतिमा की तरह खड़े रहे और कोई उनके पास भी नहीं आया। वे उससे ऐसे बच रहे थे जैसे वह प्लेग हो गया हो, जिससे वह नाराज हो गया हो। 1280 प्रतिभागियों में से 80 प्रतिभागी जीत हासिल करने में कामयाब रहे, और जैसा कि अपेक्षित था, जीत हासिल करने वाले 90% से अधिक प्रतिभागी विभिन्न साम्राज्यों के कुलीन जीनियस थे। दुर्भाग्य से एवलिन को इस दौर में हार का सामना करना पड़ा, जिसने उसे अगले दौर में भाग लेने के लिए अयोग्य बना दिया। अगले दिन अगला राउंड हुआ। उन्होंने प्रतिभागियों को खत्म करने के लिए एक ही विधि का उपयोग किया। इस बार केवल 16 प्रतिभागियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया था, क्योंकि वे वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। एलिया इस राउंड में हार गई और इसकी काफी उम्मीद थी। अन्य प्रतिभाओं की तुलना में उसने जो समय खेती की वह बहुत कम था। इस राउंड में 16 प्रतिभागी विजय हुए, क्योंकि सामान्य शीर्ष 16 निर्धारित किए गए थे। फिर शीर्ष 16 प्रतिभागी को एक लड़ाई करने के लिए बनाया गया, जिसने अखाड़े के बहादुर और वीर वातावरण को बढ़ा दिया। अखाड़े में 3 युद्ध चरणों में एक साथ 3 मैच हुए। दर्शकों ने उत्साह में शोर मचाया और चर्चा की, क्योंकि प्रतिभाओं के बीच मैच एक विसंगति को छोड़कर शानदार लड़ाइयों में विस्फोट हो गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान डेविस को अपना मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रतिभाओं ने स्वचालित रूप से अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रतिभागियों की संख्या 16 से गिरकर 8 हो गई। फिर 8 से 4 और 4 2 में बदल गए। सबसे बड़े युद्ध के चरण में 2 सिलहुट अजीब भावों के साथ एक दूसरे को घूर रहे थे। मुझे पता था कि मैं आखिरकार आपका सामना करूंगा, राजकुमारी शर्ली। डेविस मुस्कुराया। वह मंच के एक छोर पर खड़े थे, अपनी बाहों को मोड़कर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। शर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप जानते हैं, मैं दूसरों की तरह तौलिया में फेंकने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने दिल की संतुष्टि के लिए आपसे लड़ने जा रहा हूँ। डेविस आश्चर्यचकित था। भले ही आप जानते हैं कि आप हार जाएंगे। उनकी मानसिकता तब और खराब हो गई जब उनके साथ मेल खाने वाले सभी प्रतिभागियों ने उनके मंच पर आने से पहले ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि शर्ली एक कदम ऊपर होगी और खुद को आत्मसमर्पण करने से पहले उसे मंच पर आने देगी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं इसी तरह खेलता हूँ और मुझे आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके साथ मेरे पास आओ। शर्ली ने जटिल नक्काशी के साथ अपनी लाल धधकती तलवार निकाली। यह शानदार लग रहा था, जबकि ब्लेड लो लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट को टुकड़ों में काटने के लिए पर्याप्त तेज था। यह एक निम्न स्तरीय स्काई ग्रेड हथियार था जो डेविस के भाले के साथ तुलनीय था। ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से मंद हो गया और अभिमानी हो गया। डेविस ने आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसी को कम नहीं आंकने की कोशिश की। सैकड़ों लोगों द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद वह खुद से भरा हुआ था। मुझे बेहतर पता होना चाहिए, TCH, डेविस ने खुद को शाप दिया और एक निर्णय लिया। मुझे कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाने के लिए धन्यवाद, डेविस ने कहा, क्योंकि वह उसके लिए आभारी था। शर्ली मुस्कुराते हुए बोली, क्या क्या अब तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो क्योंकि तुमने मेरा साहस देखा है? हाँ, नहीं। यह सिर्फ इतना है कि मुझे याद दिलाया गया कि कैसे मैंने एक बार खुद से कहा था कि लोगों को कम मत समझो, कहीं ऐसा न हो कि मुझे बिना जाने एक पल में मार दिया जाए। शर्ली आश्चर्यचकित हो गई। ओह, आपका मतलब उन 2 सम्राटों की तरह है जिन्हें आपने एक पल में मार दिया था? डेविस ने अपना सिर हिलाया। आप ऐसा कह सकते हैं। शर्ली ने आह भरी, अहंकार। मैं इसे आपकी आंखों में देख सकता हूँ, भले ही आप थोड़ा विनम्र कार्य करते हैं। मुझे आपसे कुछ कहने दीजिए। आपको विनम्र कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि आप अभिमानी रूप से कार्य करते हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता रखते हैं। शक्ति अंतिम आवश्यकता है जो आपको इस दुनिया में होनी चाहिए। इसके बिना आप बिना अंत के दूर और उत्पीड़ित हो जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे मालिक के बिना तुम्हें इस जगह के सभी लोगों द्वारा लक्षित किया जाएगा, सिवाय तुम्हारे पिता के। इसलिए खुद को साबित करे कि आपको सबके सामने घमंडी होने का अधिकार है। जब तक उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आभा और ऊर्जा एक बड़ी लहर की तरह फूट पड़ी, जिसने दर्शकों की सीट पर लोगों को दबा दिया। 18 साल की शर्ली ने तीनों कल्टीवेशन सिस्टम में खेती की है। उनकी खेती पीक लेवल आयरन स्टेज, पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज और हाई लेवल नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच गई। उसे विश्वास था कि वह कम से कम एक ठहराव के लिए उससे लड़ने में सक्षम होगी। खुद को साबित करो। डेविस ने उसे अविश्वास से देखा। उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जिसने उसके दिमाग में विस्फोट शुरू कर दिया। वह उस धूसर आभा से घिरा हुआ था जो चारों ओर लाल ऊर्जा के प्रवाह से घिरा हुआ था। उसकी आभा ने उसे बिल्कुल भी डराया नहीं था, लेकिन उसके शब्दों के साथ मिलकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डेविस ने धीरे से अपना हाथ उठाया, क्योंकि उसने उसकी ओर इशारा किया, तुम सही हो। मुझे इन लोगों को यह दिखाने की जरूरत है कि मुझे अहंकारी होने का अधिकार है। डेविस से आत्मा ऊर्जा की अविश्वसनीय तरंगें निकली, क्योंकि यह विस्फोट हुआ था। आत्मा दमन कला। आत्मा के दबाव की डरावनी लहरें शर्ली पर उतर आईं, जिसने तुरंत उसे महसूस कराया कि उसे कसकर संकुचित गुफा की गहराई में रखा गया था, जिसने उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। शर्ली जम गई, क्योंकि उसकी शक्तियां समाप्त हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह हिलने में सक्षम नहीं थी।
वह डर के मारे डेविस को देखते हुए अपने घुटनों पर गिर गई। यंग सोल स्टेज शर्ली का मन अविश्वास से भर गया क्योंकि उसने उसे अपनी ओर अपना रास्ता बनाते हुए देखा। जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में बेकाबू डर फूट पड़ा। हाँ, दी मेरे करीब मत आओ। वह अपने दिमाग में उन्मादी रूप से चिल्लाई लेकिन केवल अपने मुंह से इसे धीरे से कहने में सक्षम थी। वह अब उसे अपनी शक्ति का खुलासा करने के लिए उकसाने पर पछतावा कर रही थी। डेविस उसके सामने खड़ा था क्योंकि वह उसे नीचे देख रहा था। उसने अपनी आत्मा के साथ एक अपारदर्शी अवरोध खड़ा किया जो उज्जवल प्रकाश से चमकता था और उन दोनों को कवर करता था। डेविस नीचे झुका और अपने हाथों को उसके चेहरे की ओर बढ़ाया। नहीं, दी मत करो। यह देखकर कि उसके हाथ उसकी ओर फैले हुए थे, वह डर गई, जबकि उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा था क्योंकि उसका साहस कम हो गया था। डेविस ने अपने हाथों को स्वाइप किया क्योंकि शर्ली भौचक्की रह गई थी। मुझे बताओ, क्या अब मुझे अहंकारी होने का अधिकार है? धुंधली आंखें उसे देख रही थी। एक तेज खूबसूरत नाक, लच्छेदार होठों के साथ मिलकर जो एक आदमी को मोहित करने के लिए पर्याप्त थे, उसकी आंखों को दिखाई दे रहा था। हाँ, तुम करते हो। इस समय वह जानती थी कि वह इस मैच में पूरी तरह से हावी हो गई थी। अध्याय 98 ग्रैंड सागर महाद्वीप की बैठक का अंत। बहुत अच्छा, डेविस ने अपनी सोल सेपरेशन आर्ट को निष्क्रिय कर दिया और उसे अपना घूंघट लौटा दिया। शर्ली जल्दी से खड़ी हो गई और घूंघट वापस पाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया जैसे कि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसका चेहरा देखें। डेविस को पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया और माना कि यह किसी प्रकार की परंपरा होनी चाहिए। आकस्मिक, डेविस ने अपनी उंगलियों को काट दिया और उनके चारों ओर की बाधा गायब हो गई जैसे कि यह पहले स्थान पर मौजूद नहीं था। उसके चारों ओर देखते हुए डेविस चौंक गया। उन्होंने सम्राट एश्टन को फ्रीज करते हुए देखा, बस अपने अवरोध पर हमला करने के लिए तैयार थे। अगर वह एक पल भी देर से होता तो उसे संभवतः उस झटके से उड़ते हुए भेजा जाता। शर्ली की ओर देखते हुए डेविस जोर जोर से हंसने लगा। लोगान उसके बगल में खड़े होकर नीचे उड़ गया। शर्ली ने थोड़ी खांसी की, मैं मानता हूँ। सम्राट एश्टन ने किसी भी असामान्यता के लिए शर्ली के सोलसी के अंदर जांच करने के लिए जल्दबाजी में अपनी आत्मा की भावना का इस्तेमाल किया। यह देखकर कि कोई असामान्यता नहीं थी, उन्होंने राहत की सांस ली। शर्ली ने अपना सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। सम्राट एश्टन ने अपना सिर हिलाया और डेविस को देखा। प्रिंस डेविस, क्या आपको यकीन है कि आप एक बच्चे के रूप में एक बूढ़े राक्षस नहीं हैं, है ना? सम्राट एश्टन उत्तेजित था। लोगान हंसे, हाँ, मेरे बेटे, सम्राट एश्टन से ईर्ष्या मत करो। यदि उसके पास यह क्षमता नहीं थी तो वह दुनिया में उस व्यक्ति का शिष्य बनने के योग्य कैसे था? सम्राट एश्टन का हाथ कांप उठा, चुप रहो। तुम्हारा बेटा इतनी तेजी से शक्तिशाली हो रहा है कि यह स्वर्ग के खिलाफ जाने के समान है। हाँ हाँ हाँ, आप सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हैं। लोगान ने अंतिम शब्द पर जोर देते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं हूँ। तो क्या? तुम ऐसे पुत्र के साथ क्यों धन्य हो? आकाश तुम्हें डरा दे। शाप, सम्राट एश्टन चिल्लाया। डेविस ने हंसते हुए कहा जबकि लोगन ने इसे दिल पर नहीं लिया। दोनों अपने दिल में जानते थे कि सम्राट एश्टन सिर्फ अपनी कुंठाओं को बाहर निकाल रहा था। और तुम, शर्ली, क्या आप अभी भी उससे शादी नहीं करेंगे? सम्राट एश्टन ने शर्ली को अपनी चमक लौटा दी। शर्ली कंधे उचकाने से पहले एक पल के लिए कांप उठी। उसने उस अनुभव को याद किया जब वह पूरी तरह से उस पर हावी थी। यह सबसे डरावनी घटना थी जिसे उसने अपने जीवन में कभी अनुभव किया था। उसके इनकार को देखते हुए वह फिर से निराश था। अचानक उसे एक विचार आया, ओह मेरी बेटी, मेरे प्रिय, आप इतने अड़े हुए क्यों हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि प्रिंस डेविस यहाँ एक सज्जन व्यक्ति हैं? डेविस चौंक गया, सज्जन? इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या सज्जन? एक बच्चा सज्जन नहीं हो सकता? शर्ली ने वापस तर्क दिया। तुम्हें यह किसने बताया? एक सज्जन होने का मार्ग सभी के लिए खुला है। क्या आपको याद नहीं है? जब आप उस बाधा में फंसे थे तो उसने आपके साथ कुछ नहीं किया। अगर वह चाहता था तो वह अपनी आत्मा की साधना को देखते हुए आप पर आत्मा की मुहर लगा सकता था। आपके शाही पिता यहाँ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। सम्राट एश्टन ने आगे कहा, फिर भी वह आपको नियंत्रित नहीं करना चाहता था और केवल आपको छोड़ने के लिए दबाव डालना चाहता था। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वह आप पर आसानी से चले गए और अपनी ताकत को बहुत रोक दिया। पवित्र क्षण नहीं। यहाँ तक कि मैंने भी इतना आगे नहीं सोचा था। डेविस स्तब्ध रह गया। शर्ली ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उसके पिता ने उसे जो बताया वह सच था। उसने एक छोटी सी नजर से डेविस को देखा। उसकी एकमात्र दिखाई देने वाली आंख ने उसकी आकृति को पकड़ लिया। डेविस उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपना सिर हटा लिया और उसकी नजर से पकड़े जाने से शर्मा गई। डेविस ने महसूस किया कि यह अजीब था और मजाक में हंसा। किसी कारण से वह सम्राट के एश्टन के नकली दावे से इनकार नहीं करना चाहता था। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा धक्का और यह मामला सुलझ गया। सम्राट एश्टन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जब वह अपनी आवाज जारी रखने जा रहा था तभी एक आवाज आई। चूंकि विजेता निर्धारित है, यह ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के अंत का प्रतीक है। पहले से वह गंभीर आवाज फिर से गूंज उठी। सभी का ध्यान सम्राट रूथ की ओर गया क्योंकि कई युवाओं ने उसे उस गंभीर आवाज के मालिक के रूप में पहचाना। उन्होंने स्कोरबोर्ड की ओर इशारा करते हुए उसे देखा। उनके सिर स्कोरबोर्ड की ओर मुड़ गए क्योंकि उन्होंने खुशी के चिल्लाने की कोशिश की। स्कोरबोर्ड स्टाइलिश तरीके से जगमगा रहा था क्योंकि ऊर्जा से बनी आतिशबाजी चमकदार रंगों में धमाकी कर रही थी। एक स्थान डेविस लोरेट, स्थान शर्ली एश्टन, तीसरा स्थान 201वां स्थान एलिया, 454वां स्थान केंट कॉल्डन, 723वां स्थान एवलिन कॉल्डन। प्रिंस डेविस, अगर आपने अंतिम प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अपनी खेती का खुलासा किया होता तो हम तुरंत और सर्वसम्मति से आपको पहला स्थान देने का फैसला करते। मुझे डर है कि हमने आपकी कीमती खेती का समय बर्बाद कर दिया है, सम्राट रूथ ने नीचे उड़ते हुए कहा। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद सम्राट रूथ। मैंने इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट से बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैं इसे बेकार नहीं मानता। डेविस ने अपना हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, आपने दुनिया के तरीकों के बारे में कुछ अनुभव प्राप्त किया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे खुशी है। सम्राट रूथ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने इस युवा लड़के को पसंद किया।
भले ही राजकुमारी शर्ली ने कहा था कि आपको उन लोगों को रोकने के लिए अभिमानी होना होगा जो आपके पीछे हैं, यह जरूरी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभिमानी हैं या विनम्र, आपको अपने दुश्मनों के दिलों में डर भड़काने के लिए पर्याप्त निर्दयी होना चाहिए। जब डेविस ने उनके शब्दों को सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्हें अपनी पिछली दुनिया में एक वेबोपन्यास के एक विशिष्ट चरित्र की याद आ रही थी। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, सम्राट रूथ। हाँ, सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। यह देखकर कि डेविस ने पूरे दिल से उसकी सलाह सुनी, वह इस लड़के को और भी पसंद कर रहा था। हाँ, मार्क रूथ, डेविस ने हंसते हुए कहा। सम्राट रूथ हंसे। हाँ, आपको निश्चित रूप से हिम्मत है। मैंने यह बहुत से लोगों से कहा है, लेकिन वे अभी भी मुझे सम्राट रूथ कहते हैं। आपकी बोल्डनेस उन लक्षणों में से एक है जो मुझे पसंद है। बेशक उसने हमारे सामने उन 2 सम्राटों को मारने की हिम्मत भी की। उसे किस बात का डर है? लोगान ने जवाब दिया, थोड़ा नाराज। वह उन 2 सम्राटों को मारने की योजना बना रहा था जब यह 15 साल की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा उससे एक कदम आगे होगा। डेविस ने अपने हाथ फैलाए, मुझे उकसाने के लिए, यह उनकी गलती थी। मुझे दोष मत दो। सम्राट रूथ ने अपनी आंखें घुमाई, काफी निर्दयी। सम्राट एस्टन ने इन 3 लोगों को देखा जो मजे कर रहे थे। फिर उसने अपनी बेटी को दूर जाते देखने के लिए अपना सिर बगल में घुमा दिया। बाद में उन्होंने आह भरी, यह मानते हुए कि इस अवसर को सम्राट रूथ ने कुचल दिया था। ओल्ड फार्ट, वह चुपचाप बुदबुदाया, हार मान ली। अध्याय 99, प्रतिभाओं को निर्देश देना। 3 सम्राटों, मुझे लगता है कि इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के मुख्य उद्देश्य को शीर्ष 200 में उल्लेख करने का समय है। युद्ध के चरण में मौजूद 3 सम्राटों के दिमाग में एक आत्मा संचरण की आवाज सुनाई दी। लोगान, सम्राट रूथ और सम्राट एस्टन ने सम्राट क्लेमोर को देखा और अपना सिर हिलाया। हर कोई जो शीर्ष 200 में है, हमारे पीछे घाट पर जाएं, जहां हम गार्डियन एलायंस के एक छोटे जहाज पर सवार होंगे। सम्राट रॉस चिल्लाया, उसकी आवाज पूरे मुख्य क्षेत्र में गूंज रही थी, ज्वार की लहर की तरह। सम्राट रॉस तब जहाज के लिए अपना रास्ता बनाते हुए बाहर चले गए, जबकि शीर्ष 200 प्रतिभाओं ने आज्ञाकारी रूप से उनका पीछा किया। गार्जियन एलायंस के छोटे जहाज में 7 सम्राट डेक पर खड़े थे, जबकि प्रतिभाएं डेक के चारों ओर खड़ी थी। यह लगभग एक सार्वजनिक स्क्वायर असेंबली की तरह था। सम्राट क्लेमोर ने मोर्चे पर कदम रखा। सबसे पहले, आप सभी ने शीर्ष 200 में से एक स्थान प्राप्त करने में अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। टॉप 200 में हर कोई रॉयल्टी का था, इसलिए उन्हें बाहरी लोगों की बात के बारे में पता था, और चूंकि वे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, इसलिए उन्हें इस मामले के बारे में पता होना ही था। प्रतिभाओं ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो मैं इस बात का विवरण समझाता हूँ कि आप लोग उस गुप्त प्रवेश द्वार में क्या करने के हकदार हैं, जो 1 साल में फिर से खुल जाएगा। आपका उद्देश्य उन सभी दुश्मनों को मारना है जो आप वहां संलग्न है। आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी लूट उस शक्ति को सौंप दी जाएगी जिससे आप संबंधित हैं। यदि आपके पीछे की शक्ति आपको लूट करने देती है, तो यह आपकी होगी। प्रतिभाओं ने अपना सिर हिलाया। वे पहले से ही इस जानकारी को जानते थे और इसके साथ ठीक थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो लूट वे प्राप्त करते हैं, वह तब तक उनकी होगी जब तक कि लूट की गुणवत्ता उच्च स्तरीय स्काई ग्रेड और उससे ऊपर नहीं पहुंचती है, जो दुर्लभ है। उन्होंने कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप युवाओं को मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप सभी को एक टीम के रूप में अच्छा खेलना चाहिए और किसी भी अंदरूनी लड़ाई की अनुमति नहीं है। यदि यह ज्ञात था कि किसी ने इस नियम की अवज्ञा की है, तो गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर आने के बाद आपके साथ बिना किसी विफलता के गंभीर रूप से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, मैं कल्पना करता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पिछले प्रयास में क्या हुआ था। यह हमारे लिए पिछली बार की तरह खून खराबा नहीं होना चाहिए, जहां आप लालची युवाओं ने हमारे दुश्मनों को लूटने की लालसा की और आपस में लड़े, जिसमें दुश्मनों ने हमारा फायदा उठाया। हमारे द्वारा भेजे गए 200 प्रतिभाओं में से केवल कुछ ही जीवित निकले। यह हमारी तरफ से बहुत बड़ा नुकसान था। सम्राट क्लेमोर के चेहरे पर निराशा थी। उन्होंने आगे कहा, अच्छा होगा कि आप सभी इस बार ऐसा न होने दें। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने सोचा, क्या इसका पिता और मां की मुलाकात से कोई संबंध था। और अंत में उनकी दुनिया के प्रवेश द्वार की तलाश करें। उन्होंने आगे कहा, हमें अभी भी उनकी दुनिया का प्रवेश द्वार नहीं मिला है, और यही कारण है कि उनके पास हमारे ऊपर एक फायदा है। दुर्भाग्य से यह हमें उनकी दुनिया पर आक्रमण करने या स्काउट करने में असमर्थ बनाता है। तो मिस इसाबेला रूथ के बारे में क्या? डेविस ने पूछा। वह मुख्य प्रवेश द्वार से चली गई, जहां हमारे जैसे दुश्मन चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। सम्राट रूथ ने जवाब दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। डेविस ने समझ में आते हुए अपना सिर हिलाया। यह इसके बारे में है। इस अवधि के दौरान अपनी खेती की स्थिति बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि आपकी क्षमता बर्बाद न हो। सम्राट रूथ ने बैठक के अंत की घोषणा की। डेविस पर आओ, हम जा रहे हैं। लोगान ने डेविस से कहा, फिर अन्य सम्राटों से हाथ मिलाया। तब हम चले जाएंगे। आप सभी से गुप्त प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। वे अभिवादन वापस लौटा और अपने अपने लोगों के साथ चले गए। लोरेट साम्राज्य के जहाज में, जो अपने साम्राज्य में लौट रहा था, एक विशिष्ट शानदार केबिन में। आह, नहीं, दर्द हो रहा है, अब और नहीं। एलिया ने दर्द से भीख मांगी। एक हाथ कुशलता से उसके शरीर को छूता था, जिससे उसके आगमन में उसकी त्वचा पर एक प्रकार का सफेद पेस्ट छोड़ दिया जाता था। चुप रहो, यह आपकी चोटों से किसी भी शेष निशान को दूर कर देगा। डेविस अपने शरीर पर एक स्काई ग्रेड दवा लगा रहा था, जिसका प्रभाव किसी के निशान को प्रभावी ढंग से हटाने पर था। वह पूरी तरह से घायल हो गई थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर निशान देखे जा सकते थे। फाइनल प्रतियोगिता के दूसरे दौर के दौरान उसे अपने विरोधियों से बहुत सारी पलकें मिली थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके हाथों, कलाई, जांघों और अन्य नाजुक स्थानों पर चोटें आई थी। डेविस ने उसकी बाहों पर दवा लगाना समाप्त कर दिया था और उसकी जांघों को छूने के लिए अपनी बाह हिला दी थी। मैं यह करूंगा, मैं इसे खुद करूंगा। एलिया ने जल्दबाजी में उसे ब्लॉक कर दिया और चिल्लाई, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली होने लगी। आपको पहले यह कहना चाहिए था। डेविस हंस पड़ा। उसके पास अपने बुरे हाथों के माध्यम से उसे समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने मूल रूप से उस दवा को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अब उसकी नौकरानी नहीं थी, लेकिन डेविस इसके बारे में कम परवाह कर सकता था। डेविस ने उसे दवा सौंप दी और उसे कुछ गोपनीयता देते हुए उससे दूर चला गया। उसने अपनी हथेलियों की जांच की और धीमी आवाज में बुदबुदाया, बहुत नरम।
फिर उसने अपना सिर हिलाया, अपने सिर से सभी विचारों को दूर कर दिया। कुछ मिनट बीत गए जब एलिया ने अपनी चोटों पर दवा लगाना समाप्त कर दिया। उसकी त्वचा एक चमकदार उपस्थिति के साथ चमकती थी। यह दर्शाता है कि यह नया के रूप में अच्छा था। ऐसी प्रभावशीलता वह दवा की दुर्लभता से आश्चर्यचकित थी। एलिया डेविस के पास आई और उसका चेहरा देखा। आपका चेहरा लाल क्यों है? उसने उत्सुकता से पूछा। नो एलबी में? अरे ना, कुछ नहीं, यह सिर्फ है। मैं इस प्रतियोगिता का विजेता बनकर खुश हूँ। मुस्कुराते हुए डेविस की आंखें बाईं और दाईं ओर झुक गई। ओ, आपको बधाई मेरे राजकुमार। मूर्ख, मैं आपको बधाई देना भूल गया। एलिया अजीब तरह से हंसे। धन्यवाद, अब चलते हैं। उसने अपना सिर घुमाते हुए कहा और चला गया। हाँ, वह उसके पीछे चली गई। उसकी पीठ पर मुस्कुराते हुए उसने सोचा, प्यारा। डेविस मन ही मन चिल्लाया। ओह, यह एक करीबी कॉल था। उस कुछ मिनटों के दौरान उसने जो कुछ भी सुना वह एलिया को दर्दनाक रूप से चिल्लाते हुए सुना। फिर बाद में यह एक अजीब विलाप में बदल गया जिसने उसके शरीर के निचले हिस्से में प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। उसने अपनी लार निगल ली और निगल ली, उग्र रूप से अपने दिमाग को नियंत्रित किया कि उसके मन में कोई अशुद्ध विचार न हो, जिसके कारण अंततः उसका चेहरा लाल हो गया। अध्याय 100, मुझे दोष मत दो। रुको, मैं लगभग भूल गया। डेविस अचानक चिल्लाया। एलिया चौंक गई। हम्मा, भूल गया? भूल गए क्या? उपहार। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। डेविस ने अपने खुद के स्पेस रिंग से एक स्पेस रिंग निकालते हुए कहा। यह? बिल्कुल नहीं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके मैं लायक हूँ। इस तरह का उपहार। यहाँ तक कि अगर मैं खुद को बेचता हूँ तो मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। एलिया घबरा गई। तो अपने आप को बेच दो, मैं तुम्हें खरीद लूंगा। डेविस ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया। एलिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली। पे मैं अभी दास्ता से बाहर निकला हूँ और आप चाहते हैं कि मैं अब फिर से इसमें शामिल हो जाऊं? नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत हो गया। यहाँ डेविस ने अंतरिक्ष की अंगूठी को अपने हाथों में डाल दिया। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो बस इसे बाहर फेंक दें, उसने जाते हुए कहा। तुम? एलिया दंग रह गई। उसने अंतरिक्ष की अंगूठी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसने सोचा, तुम, यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं अपना कर्ज कब चुका पाऊंगा। अपने समझदार तर्क के साथ वह इसे फेंक नहीं देगी चाहे कोई भी मामला हो, क्योंकि वह जानती थी कि इस ग्रैंड सी महाद्वीप में यह अंतरिक्ष अंगूठी कितनी मूल्यवान हो सकती है। रुको, इसे वापस ले लो। एक ही जहाज में, एक विशेष केबिन में, एक अकेली आकृति एक बिस्तर पर आराम कर रही थी क्योंकि वह खिड़की के माध्यम से समुद्र के बाहर देख रही थी, जैसे कि वह किसी के बारे में सोच रही थी। दस्तक। अचानक दरवाजे से दस्तक की आवाजें सुनी जा सकती थी। आप सबके बाद आए थे। दरवाजे के पास पहुंचते ही उस आकृति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। एवलिन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आप अपने पति को अंदर क्यों नहीं बुलाती? डेविस हंस पड़ा। धमाका। दरवाजा एक भयानक बल के साथ इतना बंद कर दिया गया था कि यह उसे चौंका दिया। क्या? डेविस दंग रह गया क्योंकि उसने सोचा, क्या वह मुझे पसंद नहीं करती है? उसने एलिया की राय सुनने के लिए पीछे मुड़कर देखा, केवल उसे झेंपते हुए देखने के लिए, जैसे कि यह उसका काम नहीं था। केबिन के अंदर एवलिन का सुंदर चेहरा खुशी के साथ साथ असहायता में दूषित था। वह कहता है कि वह मुझसे मिलने आया था। उनके सही दिमाग में कौन किसी अन्य लड़की के साथ अपने मंगेतर से मिलने आएगा? उसने अजीब तरह से सोचा। रुको, मुझे उससे जलन क्यों हो रही है? क्या वह सिर्फ एक छोटी लड़की नहीं है? अगर मैं सामान्य रूप से सोचता हूँ तो उसे मेरे लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम, समझ में आता है। उसने अपनी छाती को थपथपाते हुए खुद को आश्वस्त किया, जिससे वह थोड़ा उछल गई। उसने तब दरवाजा खोला क्योंकि वह मुस्कुराई। कृपया प्रवेश करें, प्रिंस डेविस। डेविस ने जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं छेड़ूंगा। एवलिन एक मेज पर वापस जाने से पहले आश्चर्यचकित था। सीट पर बैठते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। डेविस ने पूरी तरह से सोचा कि उसके लिए दरवाजा बंद करने का कारण यह था कि वह खुद को उसके सामने पति कहता था। वह उसके पीछे कमरे में गया और मेज पर एक सीट ले ली। इसके बाद वह अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि एलिया दरवाजे के बाहर खड़ी है। एलिया, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? अंदर आओ। एलिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह ठीक है, मैं बाहर रहूंगी, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। डेविस मुस्कुराया और खुद से बड़बड़ाया, ठीक है। उसने एक मुस्कान देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया जो एक मुस्कान नहीं थी। एवलिन के चेहरे पर प्लास्टर किया गया था। मेरा राजकुमार यहाँ किस लिए है? एवलिन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, दाऊद ने अनैच्छिक रूप से कहा, जैसे उसकी मधुर आवाज सुनी थी। आह नहीं। लेकिन उन्होंने जल्दी से इनकार कर दिया और महसूस किया कि उन्होंने गलती की है। चुप्पी का एक अजीब क्षण था, लेकिन यह अजीबता केवल डेविस के लिए थी क्योंकि एवलिन केवल उसे घूर रही थी क्योंकि वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। डेविस ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाहता था वह यह था कि मैं यहाँ किसी अन्य कारण से आया था। बेशक मैं भी आपको देखने के लिए यहाँ हूँ, अन्यथा मैं आपको बताने के लिए किसी को भेजता। एक और कारण? यह क्या है? एवलिन जल्दी से उत्सुक हो गया। परिक्रामी कोर स्टेज की खेती करने की बात, डेविस ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। इस मामले में मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं आपका ऋणी हूँ, मेरे राजकुमार, उसने सच्चे स्वर में कहा। इतनी जल्दी मत बनो। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में शोध कब पूरा कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि इसमें 1 साल से अधिक समय लग सकता है। 1 साल, मैं समझता हूँ, उसने शांति से जवाब दिया। रुको, यह सिर्फ मामला है जब मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ। वास्तव में यह बदतर हो सकता है और इसमें 10 साल से अधिक समय लग सकता है। 10 साल से अधिक? उसकी आंखें खुली रह गई क्योंकि वह एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ डेविस को देख रही थी। उन्होंने कहा, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। यह सिर्फ इतना है कि मैं वास्तव में। एवलिन ने अपना हाथ उठाया, उसे और अधिक शब्द बोलने से रोक दिया। उन्होंने कहा, अब और कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए पहले ही 1 साल इंतजार कर चुका हूँ, कुछ और साल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा मेरी प्रतिभा के साथ आपकी मदद के बिना भविष्य में मैं क्या हासिल करूंगा, इसकी एक सीमा है।
इसके अलावा मैं आप पर निर्भर हूँ जब हम शादी भी नहीं कर रहे हैं और आप पहली जगह में मुझ पर भरोसा करने में भी एक बड़ी छलांग लगा रहे हैं। उसने फिर एक गहरी सांस ली, यह कहने के लिए एक भी खिंचाव नहीं है कि आप पहले से ही मुझे अपनी पत्नी के रूप में मान रहे हैं। यह कहते हुए उसके गाल लाल हो गए जबकि उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। डेविस स्तब्ध था, उसकी आंखें खुली थी क्योंकि उसने उसके द्वारा कहे गए शब्दों को समझने की कोशिश की थी। ओके, उसने जवाब दिया, काफी चकित और अभिभूत। यह, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? डेविस ने अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाले भाव के साथ पूछा। मैं चाहता हूं और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एवलिन गुस्से से मुस्कुराया। हाँ हाँ ठीक है। डेविस धीरे से मुस्कुराया। फिर भी उन्होंने सभी पर भरोसा किया, मुझे सच बताने में आपकी ईमानदारी पसंद है। रिश्ते विश्वास पर बने होते हैं, क्या मैं गलत हूँ? वह मुस्कुराई, उसका चेहरा एक सुंदर मुस्कान के साथ चमक उठा। उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, मेरे भी यही विचार है। वह हंसे, हाँ हाँ, आप अपनी उम्र के हिसाब से काफी परिपक्व हैं। क्या आपके पूज्य गुरु ने आपको नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाया? हाँ हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। बकवास। बस जब उसने कहा कि रिश्ते विश्वास पर बने होते हैं, तो मैं पहले से ही उससे झूठ बोल रहा हूँ। डेविस ने सोचा कि वह अंदर रो रहा था। जब मैं शोध पूरा कर लूंगा तो मैं आपको जल्द से जल्द शब्द भेजूंगा। तब तक अलविदा। डेविस खड़ा हो गया, उसने अचानक दोषी महसूस किया। इसके अलावा एलिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने जल्द ही जाने का फैसला किया। ओह, जब तक समय नहीं आएगा तब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? मुस्कुराते हुए उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा। डेविस ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। एवलिन ने गर्व से अपना सिर उठाया। उसे उस पर काबू पाने में अच्छा लग रहा था। डेविस उदास होकर दरवाजे पर चला गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक वह मुस्कुराया और कहा, अगर मैं आपसे मिलने आता हूं तो अपनी मासूमियत खो देते हैं, तो मुझे दोष न दे। उसने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि वह उसका जवाब सुने बिना बाहर चला गया। तुम, एवलिन ने उसके शब्दों के बारे में सोचते हुए कहा। उसके दिमाग में तरह तरह की छवियां उभर आईं, जिससे वह शर्मा गई। मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? है, दरवाजे के बाहर खड़े एक हर्षित मुस्कान उसके चेहरे पर थी, इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गई कि वह अभी भी एक बच्चा था।